अब हम लोग तो जो चैप्टर करना है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब होता है चेंजेस आना। इवोल्यूशन का लोग बेसिक मतलब क्या समझते हैं? चेंजेस आना। पर वो चेंजेस कैसे आएंगे? कुछ भी चेंजेस आ जाएंगे? नहीं। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस आना। और वो चेंज आपकी हिडन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल मतलब आप क्या कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो किस हद तक। तो वो इवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे चेंजेस आना जिससे ये पता चल रहा हो कि आपका पोटेंशियल क्या है। तो जैसे अगर मैं इसे एक एग्जांपल से समझूं, तो जैसे ये एक लेक है, इसमें कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं। और बैक्टीरिया जो है, इस लेक का टेम्परेचर लो होने के नाम से इससे सूटेबल होंगे, इससे फेमिलियर होंगे, इसी में जी रहे होंगे। अगर कोल्ड टेम्परेचर में जी सकते हैं तभी इसमें जी रहे होंगे। तो फिर जब मैं अचानक से लेक का टेम्परेचर किसी कारणवश नेचुरल या मैन मेड कारणवश बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, लेक का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, क्या हो जाए? गर्म हो जाए। तो इसमें से बहुत से वो मर गए, इसमें बहुत से जो तो वो थे बैक्टीरिया वो मर गए। पर कुछ बच गए और वो इसमें जीते लाए, गरम लेक में जीते लाए। तो क्या जो मर गए उनके पास गरम लेक में जीने की वो क्या पोटेंशियल नहीं था? ठीक है, नहीं था। पर क्या जो जीते रहे उनमें था? हाँ था। तो क्या इस सिचुएशन में उनका एक हिडन पोटेंशियल नहीं दिखने लगा? दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? तो कि उनका जो हैबिटेट है या जो उनका एनवायरनमेंट है उसमें चेंज आया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन, इसी को नाम दिया गया है इवोल्यूशन। कि आपके इन्वायरमेंट में चेंज आता है, आप उससे रिस्पॉन्ड करते हुए अपने हिडन पोटेंशियल को सामने लाते हो, वो कहलाता है इवोल्यूशन। तो अब इवोल्यूशन अगर मैं बोल रहा हूँ एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, मैं तो यहाँ पे बस एक बड़ा सा लिया, एक छोटा सा भाग लिया, एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया। पर अर्थ इतनी बड़ी है, उसमें कितने सालों तक चेंजेस आए हैं। तो क्या वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हुए होंगे? हुए होंगे। प्लस हम लोग इतने प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये ऑर्गेनिज्म आपस में कुछ लिंकेज होंगे? तो कि बहुत से ऑर्गेनिज्म आपस में बहुत से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। जैसे गाय के भी शरीर में बाल होते, ह्यूमन के शरीर में भी बाल होते। गाय के भी दांत देते हैं, जो कान है उन कान लेते हैं, और गाय के भी कान लेते हैं, यानी गाय के भी कान लेते हैं, ह्यूमन के भी कान लेते हैं। गाय भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है, तो क्या एक सिमिलरिटी नहीं दिख रही? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग गाय और ह्यूमन एक कभी एक ही ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन हुए, मतलब वो ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म हो, एक ही ऑर्गेनिज्म हो, फिर उसे दो अलग अलग सिचुएशन दी गई, तो वो एक गाय में इवॉल्व हो गया और एक ह्यूमन में इवॉल्व हो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम लोग तो इसी पॉसिबिलिटी को स्टडी करना रहता है इवोल्यूशन के अंदर। प्लस अगर एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आ रहा है, तो क्या वो जिस चीज से बना है उसमें चेंज नहीं आएगा? जैसे एक घर में चेंज आ रहा है, तो घर जिस चीज से बना है उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक घर बना है, अब मुझे उसमें एक दीवार को बदलना है, तो क्या मुझे ईटा उटा सब नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अगर मुझे उधर पूरी दीवार में क्रैक आ गया, उसे तोड़ के मुझे नई दीवार खड़ी करनी पड़ेगी ईटे की, तो क्या वो उसका सामान नहीं बदल गया? बदल गया ना। तो वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म किससे बना रहता है? केमिकल सब्सटेंस से। तो क्या एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होगा, चेंजेस आएंगे, तो क्या उसके केमिकल कंपोनेंट में चेंजेस नहीं आएंगे? आएंगे। और तो क्या इन्हीं केमिकल चेंजेस के कारण ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए, ये बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इसीलिए ये जो केमिकल में चेंजेस आने तो बोलते हैं हम लोग केमिकल इवोल्यूशन। फिर जब इन केमिकल चेंजेस से ऑर्गेनिज्म बना होगा और उसमें जो चेंजेस आए हैं उसे हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अब जो हम लोग तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़नी है, वो क्या है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है कि बायोलॉजी में हुए हुए इवोल्यूशन तो पढ़ना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वहां से स्टार्ट होगी जहां से पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा। उस ऑर्गेनिज्म के बनने में वो जिन केमिकल्स का बना है वो
उनका कितना लोल होगा, प्लस वो कैसे बने होंगे, प्लस वो जब बने तो उससे पहले क्या कंडीशंस थी और वो कंडीशन कैसे आई थी वो ऑर्गेनिज्म बने, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अल्लो तो सीधा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे कूदना पड़ेगा। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो पे हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब कितने तक गैप आया, 15.5, 15.5 कितने तक गैप आया, 15.5, 15.5। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या पहले, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के 4 बिलियन ईयर्स अगो असल में चालू नहीं हुई थी, उसके इंडिकेशन दिखने लग गए थे, तो इसे ओरिजिन ऑफ लाइफ मान लिया जाता है अप्रोक्स 4 बिलियन ईयर अगो। तो अर्थ के ओरिजिन से कितना समय हुआ, 0.5 बिलियन, मतलब से 500 मिलियन साल बाद ही लाइफ के अवशेष मिलने लग गए थे। अब और लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है बिग बैंग। इसे कौन दिया था, स्टीफन हॉकिंग। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब एक्सप्लोजन। तो एक मास था, उसमें बहुत एक्सप्लोजन हुआ और वो ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया। तो इसमें तो मास और एनर्जी कांस्टेंट है, तो जब ये ऐसे फैलेगा तो थर्मोडायनेमिक में हम लोग ने क्या पढ़ा है, जब एनर्जी कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो अगर कोई चीज़ फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन कौन करेगा, सिस्टम। सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स जैसे एक्सपेंड करेगा इसमें इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो फिर टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल है जो इधर उधर भाग रहे हैं, जिनके पास एनर्जी है उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा और फिर क्या होगा कि पास पास आते वो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना लेते जिसे लोग गैलेक्सी बोलते हैं। फिर इसी गैलेक्सी में प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स पहले प्लैनेट्स के साथ भी वही हुआ कि वो भी पहले मास ऑफ गैस थे, फिर वो मास ऑफ गैस ठंडा हुआ तो फिर वो एक साथ आया तो फिर वो एक वो बन गया स्पेलिकल शेप, एप्लॉक्स स्पेलिकल शेप वो कर लिया, क्या कहते हैं एक्वायर। पर वो परफेक्ट डिश शेप नहीं बना, ठीक है, और वो एक हल्का स्पेलिकल और डिश के कॉम्बिनेशन में जिसमें स्पेलिकल ज़्यादा है वो वैसा शेप बन गया। इसीलिए अर्थ भी तो ऐसे बीच से थोड़ा सा चौड़े होते हैं ऐसे जाती है। तो ये एक क्या कहते हैं डेस्क ना बन के एक स्पेलिकल और डेस्क के बीच का बन गया जिसमें स्पेलिकलनेस ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है हम लोग तो इसी के बारे में पढ़ना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई। जो पहले अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर नहीं था, पूरे अर्थ को किससे घेराया हुआ था, लावा, मॉल्टेन मास और गैसेस से घेराया हुआ था। गैसेस जैसे NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेज स्टेट में है। फिर जब इधर यूवी रेस आई तो वाटर वेपर्स ऊपर थे, इसमें यूवी रेस आई तो क्या हुआ, वाटर वेपर्स क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस, और वो H2 और O2 में टूट गया। H2 लाइट होने के नाम से ऊपर भाग लिया, O2 हैवी होने के नाम से वहीं ला। तो O2 वहाँ पे किससे रिएक्ट किया, NH3 CH4 के साथ क्या बनाया, H2O और CO2 और भी बहुत सारी गैस बनाया। फिर थोड़े समय बाद ताते हैं प्लांट्स है, कीमोऑटोटॉप्स क्या बनाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ऊपर गया तो यूवी रेस के कारण ओजोन बनाया। ठीक है, फिर ओजोन बनाया और फिर वाटर भी है। वाटर जो सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक पानी है बरसता लीन होते रही अर्थ में। जैसे डोरेमोन में भी एक बार दिखाया था कि ऐसे लाखों करोड़ों सालों तक लेन होते रही थी, सिर्फ बारिश हो रही थी। ठीक है, और इसी बारिश से जो हमारा समुद्र है वो बना। क्या हुआ, ये बारिश हुई तो जो हॉट मॉल्टेन जगह थी वो ठंडी हुई, फिर जो ऐसे नीचे दबे हुए हिस्से थे वहाँ पे पानी भरा गया।
और इसी तो हम लोग ओशन बोलते हैं, लेक बोलते हैं, ये सब बोलते हैं आजकल। ठीक है, बहुत से तालाब तो लोगों ने भी बनाया है। तालाब जो है वो बेसिकली लोगों ने बनाया है, पर जो ओशन हो गए या बीच के कई जगह हो गए वो नेचर मेड है। अब आता है थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। वो थियोरी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करता है। तो पहली थियोरी आती है थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है? गॉड जैसे अभी सब चीजें हैं वैसे ही एकदम वैसे ही गॉड ने बनाया है। जैसे अभी चीजें हैं वैसे ही गॉड ने बनाया है, ये बोलता है। ये किसी चर्च के फादर के द्वारा दी गई थी। अब इसमें एक गलती होती थी, जैसे हम लोग में सनातन में क्या है कि हम लोग में भी बोलते हैं ब्रह्मा जी ने बनाया है, बता देते हैं ब्रह्मा जी रचयिता है, विष्णु जी पालनहार है, और फिर जो हमारे शिव जी हैं वो तो विनाशक हैं, वो जब बुराई बढ़ती है तो खत्म कर देते हैं। पर हम लोग में एक और कंसेप्ट है कि भगवान ने बनाया है, पर चेंज कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, बताते थे सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। ये चीज ये लोग ना पढ़ने के कारण ये आखिर वाला पार्ट बोल के थियोरी ऑफ स्पेसिफिकेशन से अल्लोक वाले तो ब्रह्मा जी वाले तो जोड़ देते, वो नहीं है। सही से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लो में लिखा हुआ है कि सिचुएशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म चेंज होते गए हैं। ठीक है, अब ब्रह्मा जी ने दाते थे सबसे पहले मनुष्य तो बनाया, वो थे दाते थे हैं हमारे मनु जी थे, और फिर उनकी वाइफ थी सस्तलूपा, और वो पहले राजा थे। उन्होंने दाते थे हैं ज्ञान दिया लोगों को कैसे जीना, ये सब है हम लोग में। ठीक है, तो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है? ये किसी फादर चर्च के फादर के द्वारा दी गई थी। उसने ये बोला कि जैसे अब ये है ऑर्गेनिज्म एकदम वैसे ही बनाते गए थे, उसने बाउंड्री सेट कर दी। अब क्या हुआ कि बहुत से फॉसिल मिले, तो वो उससे पूछा गया कि ये कहाँ से आया, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर वैसी आई थियोरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थियोरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि आउटर स्पेस से एलियन आए, एलियन जो आए बाहर से, उन्होंने यहाँ पे स्पोर्स छिड़क दिए, स्पोर्स जो लाइफ को ओरिजिनेट करेंगे, और फिर उन स्पोर्स मतलब सेल से क्या हुई, लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये एलियन वाले था तो कोई प्रूफ भी नहीं है, डिस्प्रूफ भी नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, तो इसे रहने दिए। अब आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये क्या हुआ, इसका जो ये जिसके द्वारा दी गई थी, उसने क्या देखा कि नदी है, नदी के बगल में ऐसे कीचड़ है, और कीचड़ के ऊपर अचानक से कहीं से मक्खी आके मंडरा रही है, प्लस इससे तो फ्लॉग निकल रहे हैं, स्नेक निकल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वो निकल रहे हैं, कीड़े मकोड़े। फिर उसने क्या देखा, उसके घर में जो वो था गेहूं का बोला, वो फट गया, और उसके पता नहीं उसके अंदर कहाँ से चूहा आ गया। तो उसे लगा कि ये जो डेड डिकेइंग मेटल है, इसी से क्या बनता है, लाइफ। पर उस ये ठीक है, लोग भी तो बोलते हैं कि जो पंच तत्व है उन्हीं से बना, और पंच तत्व क्या है, डेड यानी वो नॉन लिविंग है। पर इसने क्या बोल दिया, ये जो डेड एंड डिकेइंग मेटल है इससे बनता है। उसने कहते थे नॉन लिविंग तो डायरेक्टली ना बोलते, उसने बाउंड्री सेट कर दी डेड एंड डिकेइंग। सेकेंड उसने बोला कि अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है, ऐसा नहीं है, रिएक्शंस होती है उनसे बनता है। इसे डिस्प्रूव किसने किया? इसे डिस्प्रूव किया लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने कैसे डिस्प्रूव किया? उसने स्वान शेप क्या ले लिया, स्वान शेप फ्लास्क ले लिया, और उसने ब्लॉथ एक न्यूट्रिटिव मीडियम है उसे बॉईल किया, स्टरलाइल किया। स्टरलाइल करते समय यहाँ से वाटर वेपर्स निकले होंगे, और भी और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे फ्लास्क में या इसमें मर गए होंगे। फिर जब उसने कंडेंस करने तो छोड़ा तो यहाँ पे वाटर जम गया। ठीक है, कंडेंस हुआ वाटर, तो वाटर वेपर यहाँ सही सही में चिपका होगा, तो वो ऐसे निकलते यहाँ पे जम गया, इकट्ठा हो गया। अब इसे उसने छोड़ दिया, तो इसमें तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ, जबकि न्यूट्रिटिव मीडियम भी है। फिर उसने क्या किया, इस बोतल की नेक तो ढाई से तोड़ दिया, और कहाँ से तोड़ दिया, अब यहाँ पे जो है थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते हुए दिखे, तो यहाँ पे भी तो था, ताते थे और यहाँ पे भी तो मेटल था, पर यहाँ पे क्यों ग्रोथ हुए? क्योंकि यहाँ पे एयर का कांटेक्ट नहीं था, यहाँ पे एयर का कांटेक्ट था। तो उसने बोला कि ये गलत है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब आता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन।
थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो है वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ही अच्छा रूप है, बेसिकली ये बोल सकते हैं। इसने क्या बोला कि जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट होने वाले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उन्हीं से हमारा लिविंग फॉर्म बना है। तो इसने तो बोल दिया थी लिविंग से बना है, नॉन लिविंग से लिविंग बना है, जो सही है, ठीक है। पर इसने फिर क्या इसमें ये भी बोला गया था कि केमिकल इवोल्यूशन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना है, फिर इनमें भी केमिकल रिएक्शन हुए, कोऑर्डिनेशन हुए, तब जाते लाइफ फॉर्म बना है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो इसे प्रूव भी कर दिया गया है। इसे प्रूव किया था एस.एल. मिलर ने, और उस एक्सपेरिमेंट तो बोलते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट, और 1953 में उसने ये पब्लिश किया था। ये प्रपोज कब हुआ? ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किसने प्रपोज की थी? ओपलिन एंड बताते हैं। ओपलिन जो रशियन साइंटिस्ट था, हेल्डेन जो बिलेटेड साइंटिस्ट था, मतलब इंग्लैंड से आया था। तो इस थ्योरी को ओपलिन एंड हेल्डेन थ्योरी भी बोला जाता है। अब मिलर्स एक्सपेरिमेंट में आए तो उसने क्या किया, अर्ली अर्थ लाइक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनाया उसके सेटअप में, फिर उसे अर्थ के पहले ही जैसा टेम्परेचर दिया, गैसेस दी, 4 गैसेस दी, CH4, NH3, H2O और H2। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे CO2 उसने नहीं दी थी, ठीक है। तो उसने क्या क्या दिया, CH4, NH3, H2O और H2। ये ऐसे याद रख सकते थे, सब में HH दिया, CH3 NH3 CH3 NH3 H2O H2 CH3 NH3 H2O H2, ऐसे करके याद रखना है। ये सब दिया, और टेम्परेचर क्या लिएगा, बताते थे 800 डिग्री सेल्सियस। फिर उसने जो उस समय वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे प्लस स्टॉर्म्स हो रहे थे, बिजली कड़क रही थी, उसे उसके लिए क्या किया उसने, इलेक्ट्रोड तो ज्वाइन करके स्पार्क्स क्रिएट किए, ठीक है, ताकि चार्ज का चेंज हो सके अगर कहीं पे हो रहा है तो। फिर उसने क्या देखा, थोड़े समय बाद उसमें अमीनो एसिड, फिर ऑल इसे किया गया तो ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसे बनते हुए दिखे। इस तरह से उसने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन तो प्रूव किया। अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग थ्योरी तो दे दे ले, पर अब एविडेंस कैसे देंगे, और एविडेंस कैसे देंगे? तो एक आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब होता है ऐसे एविडेंस जो फॉसिल को स्टडी करके दिए गए हों। अब दूसरी बात आती है कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल होता है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का हाथ पात जो सेडिमेंट्री रॉक में पहले तलैप हो गया था, और फिर वो क्या हुआ, वो कुछ समय बाद वो पत्थर जो है वो वैसा ही शेप ले लेगा, और वो पत्थर जो है हमें मिलेगा उसी हाथ पात के साथ, तो वो कहलाता है फॉसिल। तो फॉसिल आर लिमीन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म जो पहले रहते थे, उनके कलक पात जो अभी तक गले नहीं है, वो हम लोग तो सेडिमेंट्री रॉक में तलैप मिलते हैं। अब इसमें एक चीज समझनी होती है कि सेडिमेंट्री रॉक क्यों, इग्नियस लॉक क्यों नहीं? तो इग्नियस लॉक लावा से मिलके बना रहता है, तो जो उसके फॉर्म इग्नियस लॉक में कुछ भी चीज को जमना है तो वो जब लावा स्टेट में लाएगा तब उसमें घुसे। तो अगर ये हाथ पात इग्नियस लॉक में घुसेगा, तो ये लावा स्टेट में जब इग्नियस लॉक में घुसेगा तो ये तो गल जाएगा पूरा। तो इग्नियस लॉक में अगर कोई तलैप भी हुआ होगा हाथ पात तो वो मिलेगा नहीं। अब दूसरा आता है मेटामॉर्फिक लॉक। मेटामॉर्फिक लॉक भी कैसे बनता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और उसमें भी ये डिग्लेट हो जाएगा हाथ पात, इसीलिए सेडिमेंट्री लॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। अब आता है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो क्या सिर्फ फॉसिल देख के, क्या आज के लोगों में मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल ऊपर से देखते प्लस अंदर से छील पार करते देखेंगे तो क्या कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस आधार पे बताते हैं होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या लगते हैं? होमोलोगस ऑर्गन जो लेते हैं उनका ओरिजिन या इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। ओरिजिन मतलब जो जर्म सेल, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों से ओरिजिन जो है वो सेम रहता है, पर फंक्शन जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो सबका काम जो है, काम करने की क्षमता और काम का करने का डायरेक्शन प्लस काम, ये तीन चीजें, या तो काम डिफरेंट है या काम सेम है, तो काम करने की क्षमता डिफरेंट है, या काम की क्षमता सेम है तो काम करने का डायरेक्शन डिफरेंट है, ये कहलाता है होमोलोगस ऑर्गन। और इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक जैसे ही है, ओरिजिन तो एक जैसा ही है, और फिर वो सिचुएशन के हिसाब से ऐसे बद गया है, सिचुएशन के हिसाब से ऐसे बद गया है।
तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट से ऐसे सब अलग अलग डायरेक्शन में लाइन निकल रही रहती है तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। तो ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, वर्टिब्रेट के हाथ। सब मीजोथर्मल ओरिजिन है पर सबके काम करने का तरीका अलग है, कोई 2 चैम्बर है कोई 3 चैम्बर है। दूसरा वर्टिब्रेट के ब्रेन। ब्रेन कैसे, सबका सोचना ही तो है, पर सोचने की कैपेसिटी प्लस सोचने का डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे जैसे एक पोल है और पोल में आग लग गई तो ह्यूमन आसपास के क्या सोचेंगे, उसमें लेटी डालते हैं, पर कुत्ता क्या करेगा, फट से भाग लेगा। तो ये सोचने की क्षमता में अंतर है। प्लस फोर लिम्ब ऑफ चीता एंड मैन। चीता जो रहता है वैसे साय एनिमल रहता है, ये जनरली मैन का शिकार नहीं बनाता, ये अपने जो छोटे एनिमल्स का शिकार बनाता है, ये तो शर्मीला रहता है। पर जब आप इसके फोर लिम्ब देखेंगे तो इसके फोर लिम्ब में भी बोन्स इसी तरह से अरेंज होंगे जैसे अल्लों में रहते हैं, जैसे अल्लों में रहते हैं वैसे ही अरेंज होंगे, सिर्फ बोन का साइज अलग अलग रहेगा। तो फंक्शन सबके अलग है। मैं इंसान हूँ तो मेरा लिखना है, मेरा टाइप करना है, मेरी बहुत सी चीजें हैं। पर चीता का सिर्फ दौड़ना है, शिकार करना है। तो फंक्शंस अलग हैं पर ओरिजिन सेम है। थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड टेंडलिल। जो एक्सियल नोज लेते हैं उनसे क्या टॉर्न बन जाता है और टेंडलिल बन जाता है। टॉर्न क्या लेता है, प्रोटेक्शन के लिए, और टेंडलिल क्या लेता है, सपोर्ट लेने के लिए दूसरे प्लांट से। ठीक है, अब आता है एनालॉगस। इससे हम लोग समझ सकते हैं एनालॉजी। एनालॉजी हम लोग कब यूज करते हैं, जब काम दोनों दो अलग अलग चीज़ों में सिचुएशन एक सली की हो पर दोनों अलग अलग हो। जैसे मैं एनालॉजी ले लेता हूँ बहुत सी चीज़ों में अलग अलग, जैसे केमिकल रिएक्शन में बहुत से एनालॉजी ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काम एक जैसा हो रहा हो पर जो चीज़ें हैं वो अलग हो, तो वह उनमें एनालॉजी ली जाती है। ठीक है, वैसे ही एनालॉगस मतलब ओरिजिन और स्ट्रक्चर से अलग है। स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए पर उनका फंक्शन सेम है, फंक्शन करने की कैपेबिलिटी सेम है, ऐसे हो सकता है। ए लीड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कि ओरिजिन अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है पर काम क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। तो क्या सब इसी तरफ नहीं आ रहे, तो क्या जब एक सभी लाइन एक तरफ आती हैं, एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक ही जगह मिलती है, तो क्या वो कन्वर्जेंस नहीं कहलाता, हाँ कहलाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, दोनों ही उड़ने के काम के हैं, चाहे बटरफ्लाई की हो ताते थे पंख या चिड़िया क्यों, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, ओरिजिन अलग अलग रहता है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमस। ऑक्टोपस की आई भी अलग रहती है, ह्यूमंस की आई भी अलग रहती है, पर दोनों का काम क्या है, देखना। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है पर दोनों का जो काम है तैरने का वो दोनों का सेम ही है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, दोनों क्या है, दोनों स्वीट पोटैटो है लूट मॉडिफिकेशन और पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। पर दोनों का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब जब आपको एक सिचुएशन में बार बार डाला जाए तो आप उस सिचुएशन से बहुत से यूज टू हो जाते हो और फिर उस सिचुएशन का आप पे असर नहीं पड़ता, तो वो आता है एंथ्रोपोजेनिटी। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कि पहले क्वाइल चाटते थे, तो क्वाइल से कोई लोग ता देते हैं, वो जो ऐसे क्वाइल कलते आती थी वो चाटते थे, मच्छर को भगाने थे। फिर आप देखते हैं तो मच्छर इसी के ऊपर नाच चला रहता है, तो क्या मच्छर इस क्वाइल से यूज टू नहीं हो गया। तो ये इसी तो बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो बोलते हैं कई बार बैक्टीरिया में पहले ये दवाई असर करती थी पर अब ये नहीं करती क्योंकि बैक्टीरिया यूज टू हो गया। तो वही एंथ्रोपोजेनिक एक्शन थी, बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो गया। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थी वो बैक्टीरिया इतने बार डील कर चुका है एंटीबायोटिक से कि अब उस एंटीबायोटिक से असर नहीं पड़ता। वैसे ही इंसेक्ट उस इंसेक्टिसाइड से इतनी बार डील कर चुका कि अब उसे उस इंसेक्टिसाइड के प्रेजेंस होने या ना होने से कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही प्लांट उस हर्बिसाइड, वीड्स जो प्लांट्स लेते हैं, वीड प्लांट, वो उस हर्बिसाइड से इतना डील कर चुके थे अब उन्हें असर नहीं पड़ता। अब आता है इसका एक इम्पॉर्टेंट केस, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म।
इंडस्ट्रियल मेलनिज्म क्या है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री आने से पहले यानी 1950 के अलाउंड जो ये ट्रीज के इनके ऊपर वाइट कलर की लाइकेन पाई जाती थी। तो क्या होता था, जो लाइट कलर के मौत हैं वो इस लाइकेन के ऊपर चिपके रहते थे। तो चिड़िया जो है वो मौत को खाती है तो उसे ये दिख आसानी से दिखते नहीं थे। पर जो डार्क कलर के मौत थे वो जब चिपके रहते थे इनके ऊपर तो आसानी से दिख जाते थे और चिड़िया इन्हें खा जाती थी। ठीक है। पर इंडस्ट्रीज आने के कारण पॉल्यूशन, सल्फर का पॉल्यूशन बढ़ा तो ये जो व्हाइट लाइक है ना ये गायब हो गए। तो तिली की तलंग तो ब्राउन रहती है, डार्क रहती है। तो अब क्या हुआ, जब ये लाइट वाले जो मौत है ये जब आके बैठते थे तो ये दिखने लगे और डार्क वाले नहीं दिखने लगे। तो चिड़िया को जो दिखेगा वो खाएगा, तो चिड़िया ये लाइट वालों तो खाने लगे। तो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गायब होने लगे कौन से, किसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी इंडस्ट्री के बाद, वाइट की। पर इंडस्ट्री आने से पहले किसकी डिक्लाइन कर रही थी, डार्क मोड थी। ठीक है। तो 1850s क्यों लिया, तो थी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इस समय हुआ नहीं था, इसके बाद चालू हुआ था। अब 1920s का एला क्यों लिए, तो थी इस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बढ़ा गई थी। अब व्हाइट माउथ इंडस्ट्री से पहले ज्यादा थे तो चिड़िया को दिखते नहीं थे तो इनका हंट नहीं होता था। पर इंडस्ट्री आने के बाद कम हो गए तो चिड़िया को दिखने लगे और इनका हंट करने लगे चिड़िया लोग। डार्क मोड पहले कम थे क्योंकि इनका हंट हो जाता था और इंडस्ट्रीज आने के बाद नहीं वो हुआ। ट्रीज में पहले वाइट कलर लाइकेन मिलता था पर बताते थे हैं इंडस्ट्री आने के बाद वाइट कलर लाइकेन नहीं मिलता। और वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि प्रीडेटर किसके ऊपर काम खाता था, डार्क मोड। तो इंडस्ट्रीज बनने से पहले प्रीडेटर डार्क मोड तो खाता था और अब लाइट मोड तो खा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वो है उसे कैमोफ्लेज होने का समय नहीं मिल रहा है वो वाइट वाले को। तो वो कैमोफ्लेज होने की जगह नहीं मिल रही थी, पहले मिल जा रही थी तो डार्क वाले को नहीं मिल रही थी। अब डार्क वाले तो मिल जा रही और वाइट वाले को नहीं मिल रही इंडस्ट्रीज बनने के बाद। अब आता है एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन मतलब होता है एक जगह से निकलना और एडेप्टिव मतलब एडेप्ट होना दूसरी जगह से। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन से। तो एक ही जगह से आने वाले स्पीसीज अलग अलग सिचुएशन में एडेप्ट होते अलग अलग जगह चल दी। ठीक है। तो इसे बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली। जिसे जैसा चीज़ें जो सा सिचुएशन में जो एडेप्ट हुआ वो उस जगह जाके रहने लगी, वही कहलाता है एडेप्टिव रेडिएशन। अगर लोग इसे देखें तो ये कुछ बताते थे, अगर एक ही जगह इसे बोले तो ये कुछ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जैसा नहीं देखा जाती, एक ही जगह से अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है। पर अगर मैं बोल दूँ कि एक ही जगह अलग अलग जगह से आई हुई स्पीसीज रहने लग जाए तो वो सभी स्पीसीज एक जगह के लिए क्या हो जाएंगी, के अनुकूल हो जाएंगी, एक जगह के अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है। तो सेम सिचुएशन में आएंगी तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी डेवलप हो जाएगी। तो ये क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं हुआ हुआ। तो जब अगर एक ही जगह से अलग अलग जाए, एक जगह से अलग अलग जाए तो क्या होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उस एडेप्टिव रेडिएशन को बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर अलग अलग जगह से एक जगह अलग अलग स्पीसीज वो करे चाहते थे, एक जगह अलग अलग स्पीसीज का यानी एक ही जगह अलग अलग जगह से आई हुई स्पीसीज का एडेप्टिव रेडिएशन हो तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसमें दो से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होना चाहिए एक ही जगह में, वो कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरिया। मतलब एक ही पॉइंट एक ही एरिया से स्टार्ट की हुई स्पीसीज अलग अलग एरिया में इवॉल्व अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं अलग अलग एरिया में चली गई, इसे बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन इसमें पहला आता है डार्विन प्रिंसेस। इसने क्या किया था, डार्विन जो है चार्ल्स डार्विन, उसने अपने वॉयज यानी अपने शहर के अपने एचएम वॉयज मतलब अपने सफ़र सफ़र शहर नहीं बोल रहा था, सफ़र के थ्रू जो एचएमएस इसकी जो रॉयल शिप में ये ट्रैवल कर रहा था, इसने पहले अमेरिका गया। अमेरिका में इसे दिखा दा देते हैं ब्लैक बर्ड और फिर ये गैलापागोस आइलैंड गया तो गैलापागोस आइलैंड में भी ब्लैक बर्ड दिखे।
पर वहाँ पे सभी के इस वैसे ही बर्थ थे, पर उनमें अंतर क्या, उनकी बीक थे, किसी की बीक बड़ी, किसी की बीक छोटी, किसी की बीक मीडियम, अलग अलग शेप साइज के थे बीक। तो उससे ने फिर क्या बोला कि साउथ अमेरिका से ये अलग अलग जगह गए, गैलापागोस आइलैंड के अलग अलग पार्ट में जब ये स्पीशीज पहुंची, तो वहाँ के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो हो गई क्या, यूज टू हो गई। जैसे साउथ अमेरिका में ये सीड ईटिंग थी, तो कुछ गैलापागोस आइलैंड के पार्ट में ये फ्लूइड ईटिंग हो गई, कुछ में इंसेक्ट ईटिंग हो गई, कुछ में ये फिश ईटिंग हो गई। ऐसे अलग अलग तरीके से ये इवॉल्व हो गई। तो ये एक ही स्पीशीज एक जगह से स्टार्ट हुई और अलग अलग जगह के हिसाब से इवॉल्व होते उन जगह में रहने लगी। तो ये रेडिएटिव एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, डार्विन प्रिंसेस। अब आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस जो ऑस्ट्रेलिया थे एक ही पॉइंट से चालू किए और फिर अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में बढ़ गए, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो भी अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस के बाद उनके एब्डोमेन या जनरली एब्डोमेन या कहीं और भी ऐसे थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वो अपने बच्चों को कैरी कर सकते हैं, इन्फेंट्स को कैरी कर सकते हैं। अब प्लेसेंटल मैमल के साथ भी यही हुआ कि क्या हुआ, एक जगह से अलग अलग जगह क्या करने लगे, जाने लगे। तो क्या हुआ, वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो गए। ठीक है, और अगर एक ही जगह में दो से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन आ जाए होने लगे, तो क्या बोलेंगे उसे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कि अलग अलग थ्योरी जो इवोल्यूशन तो कर रही है डिफाइन। अल्लो ने अभी क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ। पर अब क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें पहला आता है लेमार्क। ये लेमार्क है, लेमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी। इससे इसमें दो तीन पॉइंट्स आते हैं, पर अल्लाह तो दो पढ़ना है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और एक है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड टेलेंट। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या है कि वो ये बोलता है कि आप जिस ऑर्गन तो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा ही डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन तो कम यूज़ करेंगे वो डेवलप ना होते धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएगा। जैसे जिराफ का नेक। जिराफ का नेक क्या हुआ कि वो नीचे के पौधों ने नीचे की 100 टाइप के प्लांट थे, जितने वो खा, तो जितने भी थे उन लोग तो जिराफ खा गए। अब टॉल हाइटेड प्लांट बचे, तो जिराफ अपनी नेक का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, ऊपर ऐसे लंबा कर करके, तो उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई। ठीक है, अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर टेलेंट, मतलब आप कोई सा भी टेलेंट एक्वायर करेंगे, जैसे आपका एक हाथ कर दिया, एक पैर कर दिया, तो वही चीज़ आपके बच्चों में भी चल देगी कि वो भी बिना एक हाथ बिना एक पैर के पैदा होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। इसे डिस्प्रूव कैसे किए थे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर टेलेंट, तो माइस की क्या काट दिए थे, पूछ। माइस की क्या काट दिए थे, पूछ। तब भी वो माइस जो है वो आने वाली जनरेशन में पूछ पैदा कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे करते इसे डिस्प्रूव किए थे। अब इसमें थोड़ा सा ठीक करते इसे लेमार्क, नियो लेमार्क्स ने क्या बोला, लेमार्क के फॉलोअर्स ने इसे ठीक करते क्या दिया था, लियो लेमार्किज्म। सिर्फ नाम जानना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और ब्लांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन और ब्लांचिंग डिसेंट मतलब नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सेलेक्ट करे। नेचर कैसे सेलेक्ट करेगी, ये नेचर, ये ऑर्गेनिज्म एक जगह ले लें। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के नेचर में बदलाव होगा। यहाँ के नेचर में बदलाव होगा, तो स्पीशीज अलग अलग बच जाएंगी। जो फेवरेबल होंगी वो जिएंगी, और जो नॉन फेवरेबल होंगी वो नहीं जिएंगी। जैसे अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, तो मैं ये निदा देते हैं, मैं एक एचआर हूँ और मुझे हायर करना है लोगों को, तो क्या मैं लोगों का इंटरव्यू लूँगा, तो लोगों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछूंगा, अलग अलग कंडीशन दूंगा। तो जो उस कंडीशन में फुलफिल होंगे वो रहेंगे, हायर होंगे, और जो नहीं रहेंगे वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। वैसी इधर जो है नेचर के अलग अलग कंडीशन में जो जी पाया वो आगे जी जाएगा, और जो नहीं जी पाया वो आगे नहीं जिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं नेचर सेलेक्ट की है। ठीक है, असल में क्या हुआ है कि नेचर में बस चेंजेस आए हैं, और उसके कारण ऑर्गेनिज्म अपने आप एक्सटिंक्ट हो गए, अपने आप बढ़ गए, बस ये हुआ है। ब्लांचिंग डिसेंट मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है
ये अलग अलग तरीके से बच जाएगा, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से इवॉल्व होने लग जाएगा, इसी तो बोलते हैं बालांसिंग डिसेंट। अब उसने क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब यहाँ पे फिटेस्ट मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली फिटेस्ट, जो स्पीशीज अच्छे से ऑप्टिमम अमाउंट में रिप्रोडक्शन कर पाएगी, बच्चे पैदा कर पाएगी, बस वही जिएगी। तो उसी में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल बचेंगे, तो कोई भी डिजास्टर आता है तो सबसे ज़्यादा जीने की क्षमता भी बचने की क्षमता भी उन्हीं में रहेगी, तो अलग अलग वेरिएशंस रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सुअलों की तरह पैदा करते जाओ, ठीक है। उस समय ठीक था, पर अब नहीं है, क्योंकि अब बहुत सी कंडीशन बदल गई हैं सोसाइटी की। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो गई हैं, ठीक है। ये कुछ हद तक ठीक लगता है और कुछ हद तक ये प्रॉब्लमदायी भी हो सकता है। अगर आप सुअलों जैसे ब्लीड करते जाओगे तो रिसोर्सेज की कमी होगी, जो हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्यों लाया गया था कि आप सुअलों की तरह जैसे ब्लीड ना करो, ठीक है। जैसे वो सुअल इसलिए ब्लीड करते तो कि उनका लाइफ टाइम शॉर्ट रहता है, ठीक है। अब आता है विजिटेड गैलापागोस आइलैंड ऑन शिप। डार्विन ने विजिट किया था गैलापागोस आइलैंड ऑन शिप, उसकी शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। ये क्या थी, ये एक ब्रिटेन की नेवी शिप थी। अब ये इन्फ्लुएंस किसके वर्ड से था, माल्टस। थॉमस माल्टस के से ये इन्फ्लुएंस था, मतलब इसकी सोच जो है वो थॉमस माल्टस की वर्क के हिसाब से हल्की थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से जो वेरिएशन है वो स्मॉल है, डायरेक्शनल है, और इवोल्यूशन जो है वो ग्लेजुअल है, ग्लेडियन नहीं है, ग्लेजुअल है। मतलब वेरिएशन जो है वो धीरे धीरे आते हैं, स्मॉल है, मतलब एक बार में ही पूरे पॉपुलेशन में नहीं आ जाते, पॉपुलेशन के अलग अलग इंडिविजुअल में अपीयर होते हैं और फिर उससे वो फैलते हैं। प्लस डायरेक्शनल है, मतलब वो एक डायरेक्शन की ओर के ओर ऑर्गेनिज्म को ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों यस और नो, यानी गर्म पानी में भी लेने के लिए और ठंडे पानी के लिए में भी लेने के लिए, ऐसा नहीं। या तो गर्म पानी में लाए या किसी ठंडे पानी में लाए, ये होता है वेरिएशन, एक डायरेक्शनल एरिया साइड में लेके जाना। और ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे वो बिल्डअप हो ही जाता है, ठीक है। अलग धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल वेरिएशन बिल्डअप करके क्या बना लेते हैं, इवोल्यूशन, ये उसका कहना था। अब यूगो दी वैली तातते यूगो दी वैली का म्यूटेशन थ्योरी क्या बोलता है, ये डार्विन के विरोध बोला था कि जो इसने काम किस पे किया था, इवनिंग प्लाइलोस, इवनिंग प्लाइलोस जो प्लांट है उसके ऊपर काम किया था, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब इसने क्या बोला था, इवोल्यूशन जो है वो एक ही बार में सिंगल बहुत बड़े लार्ज टाइम, मतलब पॉपुलेशन में बहुत लार्ज अमाउंट में दिखने वाले म्यूटेशन में दिखता है, जिसे हम लोग सॉल्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन। अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन, ठीक है। अब आता है हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल या जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल या जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसके हिसाब से जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जैसी जीन पाई जा रही है और जितनी पाई जा रही है उसी रेशियो में प्लस वैसी ही जीन हमेशा पॉपुलेशन में पाई जाएगी, कभी भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। मतलब जीन पूल जो है, यानी अलग अलग प्रकार की जीन होना जो है इस पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेगा, इसी तो बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कि किसी भी चीज़ का कांस्टेंट लेना, स्टेबल लेना, एक ही प्रकार का लेना इक्विलिब्रियम होता है। तो जिस प्रकार की जीन पाई जा रही है बस उतनी ही प्रकार की पाई जाएंगी इन अ गिवन पॉपुलेशन। एलील फ्रीक्वेंसी, जीन जो है उसके दो टाइप होते हैं एलील। तो एक जीन का जैसे डोमिनेंट एलील है तो रिसेसिव एलील है, तो जितने डोमिनेंट एलील हैं और जो जितने फ्रीक्वेंसी एलील हैं बाय टोटल इज कॉल्ड एलील फ्रीक्वेंसी। डोमिनेंट बाय टोटल इज डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव बाय टोटल इज कॉल्ड रिसेसिव फ्रीक्वेंसी। एक जीन के वो स्टेबल रहते हैं, मतलब वो कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जितना पहले जनरेशन में डोमिनेंट थे अप्लॉक्स उतने ही न्यू जनरेशन में भी डोमिनेंट होंगे। तो उन लोगों ने एक इक्वेशन दिया, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे पी क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील और क्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। पर इसे कोई फैक्टर चेंज कर देते हैं, किसे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कुछ फैक्टर से अफेक्ट होता है। वो फैक्टर है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है,
अचानक से, या इसे जीन माइग्रेशन भी बोलते हैं। ये एक जगह है, यहाँ पे लाल फ्लॉक पाए जाते हैं। अब यहाँ से लाल फ्लॉक किसी और जगह चल दिए, यहाँ से लाल फ्लॉक किसी और जगह चल दिए, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे सफ़ेद फ्लॉक भी पाए जाते हैं। तो ये लाल और सफ़ेद मिलके क्या बना देंगे, कुछ और बना देंगे, जिससे एक नया वो भी बन गया जीन टाइप। प्लस यहाँ का जो एरिया में सिर्फ सफ़ेद पाए जाते थे, अब लाल भी मिलने लगे। तो यहाँ के एरिया का जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया, वो अफेक्ट हुआ। तो व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस occurs, the gene frequency changes in original as well as in new population। क्योंकि यहाँ से जो फ्लॉग है, क्या यहाँ पे वो लैद का जो सेट था वो डोमिनेंट था, तो क्या अब वो इधर चल दिए कुछ, तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, हाँ हो गई, डिक्रीज हो गई ना थोड़ी सी, ठीक है। तो वही बात की है। अब होता है रीकॉम्बिनेशन। रीकॉम्बिनेशन क्या होता है, मियोसिस के समय होने वाला जो क्लोसिन ओवर रहता है, वही रिकॉम्बिनेशन की बात की गई है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जो सडन चेंज डीएनए में दिखता है, म्यूटेशन का कोई कारण नहीं बता सकते, सिर्फ यही बोल सकते हैं ज़्यादातर कि यूवी रेस जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है म्यूटेशन था, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बता सकते। ये सडन चेंज है जो डीएनए में आ जाता है। जेनेटिक डिलीट क्या है, अचानक से किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी का चेंज होना कहलाता है जेनेटिक डिलीट। डिलीट मतलब क्या होता है, अचानक से बदलना। तो वैसी जीन डिलीट क्या है, जेनेटिक डिलीट क्या है, जेनेटिक डिलीट है कि अचानक से पॉपुलेशन में चेंज आता है, सडन चेंज आता है तो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में। इफ इवोल्यूशन और चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर्स बाय चांस, अचानक से बाय चांस हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन, इन दिस प्रोसेस हेरिटेबल वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म फॉर बेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जो हेरिटेबल वेरिएशन है, जो एक पॉपुलेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किए जा सकते हैं, वो मदद करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के और रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसके कारण 3 प्रकार की होते हैं। जब जैसे पॉन्ड का एग्जांपल लूँ, तो एक पॉन्ड में बहुत तेज टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर में रहने वाले भी बैक्टीरिया हैं, प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर में भी रहने वाले बैक्टीरिया हैं। तो अगर पॉन्ड में ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो वो मीन पार्ट मतलब दोनों के बीच वाले को फेवर करेगा, और कोई सा भी एक्सट्रीम जो सिर्फ एक ही को फेवर करे वैसा नहीं आएगा। पर दूसरा आता है कि अचानक से वो बढ़ गया, क्या कहते हैं, अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया। अचानक से जो वो है टेम्परेचर बढ़ गया या अचानक से बहुत कम हो गया, तो वो एक साइड वालों को ज़्यादा फेवर करेगा, और बाकी दूसरे अपोजिट साइड तो बहुत कम, और मीडियम वालों तो थोड़ा बहुत फेवर करेगा। तो वो ऐसा एक डायरेक्शनल मिल जाएगा। पहले हम लोग ने बनाया था वो क्या था, उसमें दोनों तरफ क्या थे, बराबर थे करीब करीब, मतलब कि ये एक मीन था, मतलब ये एक एवरेज नेस शो कर रहा था, पर ये एक तरफ झुकाव शो कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शनल शो कर रहा है। अब ऐसा है कि एक जगह दो पॉन्ड का कुछ हिस्सा गर्म है, तो कुछ हिस्सा गर्म ठंडा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दो तरह की चीज़ें मिलने लगेंगी, तो कुछ जगह गर्म ज़्यादा और कुछ जगह ठंडा ज़्यादा, और एवरेज वाले कम मिलेंगे दोनों जगह। और बहुत, तो ये क्या कहलाएगा कि 2 डायरेक्शनल हो गया, मतलब डिसरप्टिव हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ठीक है। तो स्टेबल मतलब मोल इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब एवरेज कैरेक्टर वैल्यू, एक्सट्रीम पे नहीं जाते। मोल इंडिविजुअल डायरेक्शनल क्या है, मोल इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन वैल्यू, एवरेज के अलावा जो एक्सट्रीम वैल्यू है कि जो एक ही डायरेक्शन के तरफ पॉइंट आउट करे, उसे एक्वायर करते हैं ज़्यादा, या उनके इंडिविजुअल ज़्यादा हो जाते हैं। मोल इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, मतलब दोनों एक्सट्रीम तो ज़्यादा पॉपुलेशन थे, और यानी इंडिविजुअल एक्वायर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है बिलीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ए बिलीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन में कुछ इवेंट हुए तो उनका डिनोशन, जैसे 2000 मिलियन ईयर्स अगो क्या बना, पहला सेल्यूलर लाइफ बना। पहले हम लोगों ने क्या बोला था, लाइफ की ओरिजिन कब हुई, 4 बिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पे क्या पढ़ ले, 2000 मिलियन मतलब 2 बिलियन ईयर अगो
फर्स्ट सेल बना था, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी। तो वही मैंने बोला था कि 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बना नहीं था, उसके इंडिकेशंस मिले थे। अब 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? कौन बने थे? इनवर्टिब्रेट्स बने थे। फिर 350 मिलियन ईयर अगो कौन बना था? जॉलेस फिश। जॉलेस फिश को एनिमल किंगडम में हम लोग ने क्या बोला है? एगनेथोस्टोमा। एगनेथोस्टोमा। ठीक है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है कि सियोल सीएल कैंटा फिश जो है या लो फिश, ये वो एम्फीबियंस के एंसेस्टर है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो एम्फीबियन में इवॉल्व हुए थे। और इन्हें कहाँ पकड़ा गया था? पहले पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका में 1983 में, ये सबसे पहले पकड़ाए थे। इन्हें एंसेस्टर बोला जाता है मॉडर्न फ्लॉक का या मॉडर्न सेलामेंडर का भी आप बोल सकते हो। फिर 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या बना था? ओरिजिन हुआ था सी विश था, प्लांट जो नीचे समुद्र के पाए जाते हैं उनका ओरिजिन हुआ था। फिर 200 मिलियन ईयर अगो किसका ओरिजिन हुआ था? डायनासोर का। डायनासोर में हम लोग तो दो डायनासोर की बात कर रहे हैं, एक समुद्र के नीचे रहने वाला और एक धरती पे रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर जिसे बोलते हैं टाइरानोसॉरस रेक्स, टी रेक्स। पावर रेंजर में भी जो लेड वाला रहता है वो भी यही टी रेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इकाइटोसॉरस जो था वो फिश लाइक लेप्टाइल था, मतलब कि वो पानी में रहने वाला था। और टाइरानोसॉरस रेक्स टी-रेक्स इसे बहुत सारे, जैसे आपका वो हो गया, कौन सा था यार, जुरासिक पार्क, उसमें दिखाता है। या जो वो था डायनासोर किंग, हाँ डायनासोर किंग करते जो कार्टून आता था निकलोडियन में, उसमें जो दिखाता था वो भी यही था। अब बिगेस्ट और इसकी बिगेस्ट है डायनासोर, इसकी हाइट 20 फीट के बराबर है और इसके डैगर लाइक मतलब छुरी लाइक वो रहते हैं क्या, टीथ लेते हैं, मतलब ये आसानी से किसी को भी मार काट सकता है, खा सकता है। और फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुए थे? डायनासोर क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। अब इसका कोई कारण नहीं बता सकता। कुछ बोलते हैं कि एस्टो एस्ट्रोलॉइड से खत्म हुए थे, कुछ बोलते हैं कि कोई डिजीज फैल गई थी, ऐसे करके बोलते हैं। पर अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब ये करीब करीब कितने साल राज किए थे? ये करीब करीब 145 ईयर्स यानी 135 ईयर्स क्या किए थे? राज किए थे धरती पे। अब एक चीज याद रखनी है, धरती में जब भी किसी पॉपुलेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ने अति मचाई है, बहुत ज्यादा बड़े हैं, तब तक धरती ने उसे मिटा दिया। जब डायनासोर का भी अंत तभी हुआ था, तभी जस्ट बात हुआ था जब उनका गोल्डन एज, मतलब जब उनकी पॉपुलेशन हाईएस्ट मिटी थी, उसके बाद ही इनका अंत हुआ था। ठीक है, अब आता है जियोग्राफिकल टाइम स्केल। टाइम स्केल होता है समय के अंतराल को मापने वाला, और जियोग्राफिकल मतलब जूलॉजी से रिलेटेड। तो अल्लो जूलॉजी यानी जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी से, जूलॉजी से नहीं, जियोग्राफी से रिलेटेड। जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में बात हो रही है। तो अर्थ से रिलेटेड टाइम स्केल मतलब ऐसा टाइम स्केल जिसमें हम लोग मेजर कर सके कि अर्थ में कैसे चेंजेस आए। और हम लोग बायो की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में अर्थ में कैसे चेंजेस आए वो कहलाते हैं जियोग्राफिकल टाइम स्केल। इट इज द टाइम स्केल ऑफ अर्थ। ये अर्थ के टाइम स्केल अलग अलग समय में क्या हुआ उसे बताता है। इट कोइंसाइड्स विद ओरिजिन, ओरिजिन के साथ चालू हुआ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के साथ ये चलता गया। एला जो होता, अब इसमें पहला दम आता है एला। एला में बहुत सारे क्या लेते हैं? पीरियड। पीरियड में बहुत सारे क्या लेते हैं? एपॉक। ठीक है, अब ये एक एविडेंस भी है कि अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है, और ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के एनवायरनमेंट प्लस अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन है वो साथ साथ चलता है। ठीक है, तो एला जो है वो करीब करीब 6 एला है। एजोइक एला, आर्कियोजोइक एला, पोटेलोजोइक एला, पैलियोजोइक एला, मीसोजोइक एला और सीनोजोइक के लिए एला। तो अल्लो जिस एला में जी रहे हैं वो सीनोजोइक एला है। तो अल्लो का आगे इतने एला तो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, आने वाला एला कैसा होगा। ठीक है, तो ये अब पहले एजोइक एला होगा, फिर आर्कियोजोइक, फिर पोटेलोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक। कैसे याद रखेंगे? एजोइक, फिर आर्कियोजोइक, एजोइक आर्कियोजोइक, एक्सोइक आर्कियोजोइक, फिर प्रोटेलोजोइक, ए ए पी, पी
एम सी, ठीक है, ए ए पी पी एम सी, ए ए पी पी एम सी, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटैलोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटैलोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। एला, एला के बारे में ए ए पी पी एम सी, ए ए पी पी एम सी ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है आगे, अब एला की बात करते हैं। एला एजोइक, एजोइक एला जो है वो 250 45 यानी 4500 to 350 यानी 350 बोलो 3500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.5 से लेके कब तक का है, 3.5 बिलियन ईयर अगो। यहाँ पे मिलियन लिखा है, वो एम वाई ए मतलब मिलियन, यहाँ पे बिलियन बिलियन ईयर अगो की बात चलेगी। इस समय केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था प्लांट और एनिमल दोनों केस में, और कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी। फिर आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक एरा मतलब 3.5 से लेके 2.5, 3.5 से लेके 2.5 वाला जो समय था, इस समय क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या हुए कि दिखने लगे, मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बिगेन हुआ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन उस समय बिगेन हुआ था, अभी तक चलते ही जा रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कब खत्म होगा, जब पूरे ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएंगे। फिर आता है प्लेटोजोइक एरा, ये 2.5 से कब तक है, 0.5 तक, 0.55 तक। यहाँ पे क्या हुआ, यूकेरियोट्स का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यूकेरियोट्स पहली बार दिखे, तो इसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ यूकेरियोट्स। तो क्या था, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटैलोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो एजोइक में क्या था, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, कोई लाइफ नहीं दिखी। आर्कियोजोइक में क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स लाइक प्रोकैरियोट्स जिनमें साइनोबैक्टीरिया और उसके जैसे ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, तो दिखने लगे, मतलब यहाँ से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चालू हुआ। तीसरा प्रोटैलोजोइक, यहाँ से प्रोकैरियोट्स दिखने लगे, ठीक है। अब आता है, अब आता है पैलियोजोइक के अंदर ही 3 पीरियड। पैलियोजोइक कब से था, 0.55 बिलियन से 0.25 बिलियन तक, 0.25 बिलियन तक। अब इसमें पीरियड दिखने लगे कैम्ब्रियन, ठीक है। अब यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड दिखने लगे, इसलिए जो हमारे इससे पहले जो आते हैं, इससे पहले जो आते हैं एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटैलोजोइक, इन लोग तो प्री कैम्ब्रियन एरा भी बोलते हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा क्यों, क्योंकि जो हमारा पैलियोजोइक है उसका पहला ही एरा क्या है, यानी पहला ही पीरियड क्या है, कैम्ब्रियन एरा। तो इसमें क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन मतलब कैम्ब्रियन क्या होते हैं, वो बताते थे मल्टी सेल्यूलर इनवर्टिब्रेट फाइला को क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियन एरा। एनिमल्स की बात हुई, प्लांट में क्या दिखे, मल्टी सेल्यूलर एल्गाई, मल्टी सेल्यूलर एल्गाई। पर फिर उसके बाद कैम्ब्रियन एरा के बाद क्या आया, ऑल्डोवीशियन। ऑल्डोवीशियन क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स यहाँ पे पहली बार दिखे। वर्टिब्रेट्स में कौन दिखे, जॉलेस फिश जिसे बोलते हैं हम लोग एग्नेथा, ठीक है। प्लांट इवोल्यूशन में कौन दिखा, यहाँ पे मरीन एल्गाई बहुत ज़्यादा दिखी, इनकी पीक ऑफ पॉपुलेशन दिखी, तो ये इसका गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं। अब आता है तीसरा सिलेलियन पीरियड। यहाँ पे क्या हुआ, आल्टोपोस की तारे हैं वाटर से लैंड पे, ऑर्गेनिज्म वाटर से लैंड पे आए तो आल्टोपोस का इवोल्यूशन होने लगा। फिर प्लांट में क्या हुआ, यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट तारे हैं डेवलप होने लगे जब लैंड को कॉलोनाइज किया गया। फिर डेवोनियन एरा में क्या हुआ, फिश की पॉपुलेशन अपना सबसे हाईएस्ट चरम सीमा पे थी, मतलब गोल्डन एज ऑफ फिश हुआ। और यहाँ पे एम्फीबियंस का फर्स्ट ओरिजिन हुआ, तो थी इससे पहले वाले एरा में तो फिश लैंड में आ रही थी, अब वो एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई, अब वो एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई। फिर आखिरी जो पीरियड आता है इसमें पर्मियन, यानी जो फिफ्थ आता है वो आता है कार्बोनी फेलस। इसमें क्या हुआ, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन दिखा। इससे जस्ट पहले क्या था, एम्फीबियंस आए थे, इवॉल्व हुए थे। अब वो इवॉल्व हुए तो धरती में और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे एम्फीबियंस का गोल्डन एज दिखा। एम्फीबियन तक गोल्डन एज दिखा, तो उनसे क्या डेवलप हुए, लेप्टाइल्स डेवलप हुए,
ठीक है। और प्लांट्स में क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट सीड प्लांट दिखे, मतलब जिम्नोस्पर्म दिखे। यहाँ पे कौन दिखा, जिम्नोस्पर्म दिखा। अब आखिरी जो इसका पीरियड है पर्मियन, इसमें क्या हुआ, रेडिएशन हुआ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब एक जगह से अलग अलग कंडीशन में गए और अलग अलग तरीके से कौन इवॉल्व हुए, लेप्टाइल्स। किस में इवॉल्व हुए, बर्ड और मैमल्स में। तो मैं क्या बोलूंगा, फिश से कौन इवॉल्व हुआ, फिश से इवॉल्व हुए एम्फीबियन, एम्फीबियन से कौन इवॉल्व हुआ, लेप्टाइल्स। अब लेप्टाइल्स दो में इवॉल्व हुए हैं, ताते थे बर्ड्स और मैमल्स अलग अलग, ठीक है। ऐसा नहीं थी बर्ड्स में इवॉल्व हुए फिर मैमल्स, ऐसा नहीं, बर्ड अलग इवॉल्व हुई है और मैमल्स अलग इवॉल्व हुए हैं। अब इसके बाद मीजोजोइक कहलाता है, उसमें 3 पीरियड आते हैं। पहला से तलाइसिक पीरियड। इसमें एनिमल्स में डायनासोर पहली बार दिखे। ये कब से कब है, 0.25 से 0.055, 0.25 बिलियन ईयर अगो से 0.055 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो इसमें डायनासोर पहली बार दिखे और फर्स्ट मैमल दिखे, जिन्हें हम लोग प्रोटोथेलियंस भी बोलते हैं। ये नॉन प्लेसेंटल मैमल थे, मतलब इनमें प्लेसेंटा नहीं बनता था, पर ये इनमें मैमल लाइक स्केलेटल दिखे। फिर इसके बाद आता है जुरासिक पीरियड। इससे जस्ट पहले डायनासोर का ओरिजिन हुआ था, तो यहाँ पे गोल्डन पीरियड दिखा डायनासोर का। अब इससे जस्ट पहले वाले उसमें एला के आखिरी पीरियड में जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन दिखा था। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एला में, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड में हम लोग तो क्या दिखा था, जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन। तो उसके जस्ट बाद थोड़े समय बाद ही हम लोग तो जुरासिक पीरियड और मेसोजोइक एरा में क्या दिखा, जिम्नोस्पर्म का गोल्डन एज, ठीक है। तो अब जब गोल्डन एज इसका आया है तो ये भी क्या होंगे, इनका भी एक्सटेंशन थोड़े लेवल पे होगा। अब जुरासिक में क्या हुए, मार्सुपियल मैमल दिखे और ओरिजिन हुआ प्रिमिटिव टूथ बर्ड लाइक एनिमल्स लाइक आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या, कनेक्टिंग लिंक है लेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। अब क्रीटेशियस पीरियड चालू हुआ। क्रीटेशियस पीरियड में क्या हुआ, डायनासोर और जो प्रिमिटिव बर्ड्स थे ये गायब हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे यूथेलियन आए। यूथेलियन क्या होते हैं, टुलू प्लेसेंटल मैमल जो हम लोग हैं, इनमें क्या हुआ, प्लेसेंटा बनना चालू हुआ। अब ओरिजिन क्या हुआ, मॉडर्न बस का। जो यहाँ पे पुराने बस तो मर गए, तो यहाँ पे अब जो मॉडर्न बस है उनका ओरिजिन हुआ। अब इससे पहले जिम्नोस्पर्म का गोल्डन एज था, तो अब उनका डिक्रीज हुआ एट द एंड ऑफ जुरासिक और एट द स्टार्टिंग ऑफ क्रस्टेशियस। गोल्डन एज किसका दिखा, एंजियोस्पर्म का। किसका दिखा, एंजियोस्पर्म का। अब इसके बाद क्या आता है, सीनोजोइक एरा, जिसमें अभी हम लोग झील है। ये 0.65 से कब तक है, 0 अभी तक जो चलते आ रहा है। इसमें 2 पीरियड हैं, टर्शियरी, ठीक है, और उस टर्शियरी और इसके अंदर 5 एपॉक है। पहला है पैलियोसीन। पैलियोसीन में क्या हुआ, मेजर रेडिएशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, किसका, बर्ड और मैमल और इंसेक्ट का। ईओसीन में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ हॉर्स का, हॉर्स बनने चालू हुए। और प्लांट में क्या हुआ, इसमें ग्लासेस बनना चालू हुए। हॉर्स क्या ग्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या ग्लासेस बनना चालू हुए, तो उससे हॉर्स के इवोल्यूशन तो भी बूस्ट मिला, हाँ मिला। और ओलिगोसीन में क्या हुआ, मॉडर्न मैमल्स लाइक प्रीमाता का ओरिजिन होना चालू हुआ। अब इसके बाद मियोसीन में क्या, अब मियोसीन में क्या हुआ, मियोसीन में गोल्डन एज दिखा मैमल्स का, और इसमें अर्लीस्ट डायलेट एंसेस्टर किसके अपीयर हुए, ह्यूमंस के। अब इसके बाद जो आता है एपॉक पिलियोसिन, इसमें एक बाइपेडल ह्यूमन दिखे, मतलब ह्यूमन के 2 पैर में चलने वाले एंसेस्टर इसमें दिखे। अब इसी समय जो हम हर्ब्स यूज करते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स या कोई से भी हर्ब्स, वो भी इसी समय दिखे थे। अब इसके बाद जो पीरियड दिखा वो था क्वार्टिनरी पीरियड। ये जो है 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 0.018 बिलियन ईयर्स अगो से अभी तक चलते हुए आ रहा है। इसमें प्लिस्टोसीन एपॉक दिखा, जिसमें हम लोग जो आइस एज की बात करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, ये सब में जो दिखा वो सब इस समय का है। और इसी समय हमारे होमो एबिलिस वाले जीनस का बना, मतलब कि इसी समय हमारे जो भाई है होमो इलेक्टस और होमो एबिलिस, वो भी इसी समय दिखे।
फिर इसके बाद जो इपॉक आता है होलोसीन, इसमें मॉडर्न मैन मतलब जो अभी हम लोग हैं उसके बारे में पता चला, वो यानी ओरिजिन हुए। अब यह एज मतलब इस समय ये डोमिनेट कर ले वर्ल्ड में, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले आए दलायोपैथिकस, फिर लामापैथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इलेक्टस, फिर होमो सेपियन, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, दशरथ जी थे पुत्र कौन, राम जी, राम जी थे, और दशरथ जी थी जो नगली थी, अयोध्या नगली थी। फिर उसके बाद हम लोग कैसे याद रखेंगे, टेलीफोन से, टेलीफोन में हैश के की आता है, तो HES हैश की आता था पहले, तो उससे याद रहेगा। तो और दशरथ जी से याद रहेगा द से दालायोपैथिकस, राम जी से याद रहेगा व से व रामापैथिकस, और अयोध्या से से याद रहेगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस। टेलीफोन हैश की के H से याद रहेगा होमो हैबिलिस, ई से याद रहेगा होमो इलेक्टस, बीच में हम लोग क्या घुसेल देंगे, निएंडरथल्स, और फिर उसके बाद क्या रखेंगे, एस से होमो सेपियन, मॉडर्न मैन। दलायोपैथिकस क्या थे, हेयरली बॉडी थी इनकी, और ये गुलीला चिंपांजी जैसे चार पैर में चलते हैं ना, सामने वाले तो टेक लगाते वैसे चलते थे, और ये मोल एप लाइक थे, और ये क्या कहते हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो करीब करीब बने थे, ठीक है। 15 मिलियन ईयर्स अगो करीब करीब ये बने थे। फिर वैसे ही लामापैथिकस जो है वो भी हेयरली थे, और ये भी गुलीला टाइप चले और चिंपांजी की तरह चलते थे, पर ये मोल मैन लाइक थे, मतलब इनका चलना जो है वो इंसान की तरह ज़्यादा था, और ये 15 मिलियन ईयर्स अगो दिखे थे। द लायोपैथिकस और लामापैथिकस में ये अंतर है, दोनों का जो डिस्कवरी का एरिया है वो अलग है। लामापैथिकस साउथ एशियन एरिया में डिस्कवर हुआ था, और दलायोपैथिकस कहीं और हुआ था इसी नाम से, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्या है, 2 मिलियन ईयर्स अपीयर हुए थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्लासलैंड में बोलते हैं। ये जो थे ये स्टोन से वेपन बनाते थे जो हंटिंग के काम आता था, और ये फ्लूट व्लूट भी खाते थे। फिर आते हैं होमो एबिलिस, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर थे हमारे, ठीक है, जिसे हम लोग ओमनीड भी बोल सकते हैं। इनकी ब्रेनियर कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी, सीसी मतलब क्लेनियर कैपेसिटी, सोचने समझने की क्षमता। ये मीट नहीं खाते थे, मतलब ये प्योरली वेजिटेरियन थे। होमो एबिलिस जो 1.5 मिलियन ईयर लगो, मतलब 1.5 मिलियन ईयर लगो आए थे, और ये दादा हैं डिस्कवर किए गए थे। इनके स्केलेटन जावा में 1891 में, इसलिए इन्हें जावा मैन भी बोला जाता है। इनकी क्लेनियर कैपेसिटी 900 सीसी है, और ये मीट खाते थे, मतलब पहले मीट नहीं खाते थे फिर मीट खाते थे, जैसे आज कल होता है, पहले मीट नहीं खाते थे आज खाते हैं, वैसे ही इसमें भी याद रख सकते थे। होमो एबिलिस में होमो एबिलिस नहीं खाते थे, फिर उनके बाद जो है होमो इलेक्टस वो भी खाने लगे। अब निएंडरथल्स में आ जाते हैं, ये 1 लाख से 40 हजार ईयर्स अगो आए हैं। ये क्या कहते हैं, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ किस तरफ रहते थे। इनकी क्लेनियर कैपेसिटी 1400 सीजी थी, मतलब हाईएस्ट थी, और ये अपने बॉडी को ढकना सबसे पहले यही चालू किए थे, प्लस अपने डेड वंस मतलब इनके यहाँ जिनकी मिट्टी हो गई हो उन्हें दफनाना भी यही चालू किए थे। होमोसेपियन, होमोसेपियन 75 हजार से 10 हजार साल पहले आए थे अफ्रीका में, जिन्हें बोलते हैं अफ्रीका में आए थे, और ये इन्होंने एज कर ली थी, मतलब महालत हासिल कर ली थी केवात में, करीब करीब 18 हजार साल पहले, ठीक है। और एग्रीकल्चर इन्होंने कब चालू किया था, एप्लॉक्स 10 हजार साल पहले। धन्यवाद।